1 करोड़ रुपए कहाँ है जो हर परिवार का मोदी जी ने चुरा के अडानी साहब को दे दिया है सारा। पढ़े लिखे अनपढ़ है ये, हमसे ज्यादा गिरे हुए लोग हैं ये। मेरी आंखों में आंसू हो गए, तो मैं कहाँ जाऊंगा इस उम्र में। चुनावी घोषणा में फायदा उठा लिया बस मार्शल की, और बस मार्शल को एक तिनके की तरह, दूध की मक्खी की तरह हटा दिए। वोट इनका भी लूटा जाता है, वोट इनका भी चोरी किया जाता है, इनके वोट पे भी डाका है। लौटा देंगे फिर तो हम भी उनको घुमा देंगे लोटे की तरह, जैसे लोटा घूमता है ना ऐसे उनको भी घुमा देंगे फिर। केजरीवाल जी हमें ऐसा फंसा दिया है कि हम ना इधर के ना उधर के। हमारा तो देखो करियर ही खराब हो गया ना पूरा, बेरोजगार कर दिया, बेघर कर दिया। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा रखवाल। इस वक्त हम लोग राजघाट पर मौजूद हैं और मेरे पीछे अच्छी खासी संख्या में जो इस वक्त यहां पर आप जिनको बैठा हुआ देख रहे हैं वो जो है वो दिल्ली सिविल डिफेंस के बस मार्शल हैं, जिनको नौकरी से जो है वो निकाल दिया गया है और ये अपनी ही नौकरी को वापस पाने के लिए यहाँ 3 महीने, लगभग इनको 3 महीने जो है वो 27 तारीख को हो जाएंगे, ये बैठे हुए हैं। और लगभग 11,000 के आसपास इनकी टोटल संख्या जो है वो बताई जा रही है। और ये लोग सिर्फ इनकी मांग ये है कि इनकी जो नौकरी है वो इनको वापस दी जाए। यहाँ पर आज तमाम बड़े सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जो है वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, वो यहाँ पर इनका नेतृत्व कर रहे हैं और इनको जो है वो आश्वासन उन्होंने दिलवाया है कि इनकी नौकरियां जो है वो इनको उसी तरीके से, साफ सुथरे तरीके से जो है वो वापस मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है। कब से आप लोग 3 महीने के लगभग बैठे हैं, अब कहीं ना कहीं उम्मीद नजर आ रही है जब सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील यहाँ पर कहीं उम्मीद आ रही है कि अब नौकरी दिला देंगे। जो है 5 साल से काम कर रहा था, बस में डीटीसी में मार्शल था मैं। अच्छा। हाँ, क्या परेशानी आ रही है, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं, कोई रास्ता निकल कर सामने नहीं आ रहा? नहीं, बिना बताए हटा दिया मैडम 31 तारीख को। हमारा पैसा नहीं दे रहे थे, 4 महीने का रुका हुआ था, 5 महीने का पैसा के लिए धरना दे रहे थे, उसके बाद लेटर पकड़ा दिया कि नौकरी खत्म। अच्छा। हाँ, पैसे के लिए धरना, मतलब सैलरी आ जाए उसके लिए धरना दे रहे थे, आपको नौकरी से ही नौकरी से निकाल दिया। तो क्या धरना आपकी नौकरी जाने की एक वजह मानते हैं आप? हाँ जी। नहीं मैडम, हाँ मैं इलेक्शन डिपार्टमेंट से हूँ, सुनील डीसी ऑफिस से ही है ना। तो वहाँ पर इलेक्शन में काम कर रहे थे, मतलब 24 साल की उम्र में लगा हूँ, आज 31 साल हो गई है। इतने 9 साल से काम करते करते आज काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम लोग। और यहाँ पर 3 महीने धरना दे रहे, लेकिन कुछ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब देखिए सर आए हैं, क्या पता इनकी वजह से कुछ हो जाए मैम, तो उम्मीद लग रही है। उम्मीद तो है मैम, बाकी आपके चैनल से हो जाएगा तो और अच्छी रहेगा मैम, आप लोग दिखाएंगे तो, है ना। तो 3 महीने हो गए हैं, पहले सचिवालय के बाहर आप लोग बैठे थे और अब यहाँ पर बैठे हैं। इतनी ठंड है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, नॉर्मली लोग जो हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे और आप सड़कों पर बैठे। हाँ मैम, क्या करें, मजबूरी है हमारी, क्या करें। अब हमारा तो देखो करियर ही खराब हो गया ना पूरा। 24 साल की उम्र में लगे थे, 31 साल के हो रहे हैं, अब ना एग्जाम दे सकते हैं ना कुछ दे सकते हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए था ना उस टाइम। लेकिन वो सरकार की साइड से ये भी आया था कि होमगार्ड में आप लोग। नहीं मैम, कहीं कुछ नहीं, ये सब अफवाह है, ये दिखावा है। कहीं होमगार्ड, अब ये बताइए होमगार्ड में कोई बंदा कितना लंबा है, कोई हाइट का भी है ना, ऐसा तो है नहीं। जिस टाइम हमें भर्ती ली गई उस टाइम तो कहा नहीं गया था। कोई ग्रेजुएशन है, कोई 10th है, सब है इसमें। मैं ग्रेजुएशन हूँ लेकिन मैम इसमें कर रहा था, अब क्या करूँ, इसमें लगा पड़ा हूँ मैम। लेकिन अभी इन्होंने एक बेगी झटका देके निकाल दिया कि आप लोगों को निकाल दिया जा रहा है ड्यूटी से। 1 नवंबर से हमें निकाल दिया। सिविल डिफेंस की जब भर्ती की गई थी, क्या ऐसा कोई लेटर मिला था कि आपको हम जब चाहे तब निकाल देंगे? नहीं, ऐसा कोई लेटर नहीं मिला था हमारे को। तो फिर अचानक से ऐसे इन्होंने अचानक से हमारे को निकाल दिया और हमें बेरोजगार कर दिया, बेघर कर दिया। मेरी 45 साल से ऊपर एज हो गई है। मैं बायोडाटा अभी 3 महीने में यहाँ पर हो गए, बीच में बायोडाटा लेके गया मैं, मुझे किसी ने नौकरी में नहीं रखा। कह रहे जी आप तो बूढ़े आदमी हो गए जी। और जब मैं लगा तब जवान आदमी, तो मैं सेल टैक्स में काम करता था, सिविल डिफेंस के थ्रू सेल टैक्स में काम करता था। मुझे 10 साल हो गए सेल टैक्स में काम करते हुए, और मुझे एकदम से 31 तारीख को 31 अक्टूबर नौकरी से निकाल दिया गया। बताओ ये कहाँ का न्याय है? नौकरी से जब आप लोगों को निकाला गया था तो उससे पहले 15 दिन 1 महीने का नोटिस? कोई नोटिस नहीं दिया है। 1 तारीख को मैं ड्यूटी भी कर चुका हूँ, 1 नवंबर को मैंने ड्यूटी भी करी है। 6 से 2 की ड्यूटी करी मैंने, 1 नवंबर को गेट पर ड्यूटी करी मैंने। बाद में मुझे पता लगा मेरी तो ड्यूटी भी बेकार हो गई, मुझे तो नौकरी से निकाल दिया गया। मेरी आंखों में आंसू हो गए, तो मैं कहाँ जाऊँगा इस उम्र में। मेरी 5 बहनें हैं, मैं अकेला भाई हूँ कमाने वाला, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। धरने में रोज आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, कितनी गुहार लगा रहा हूँ। हमारे पास ये बुद्धिजीवी वर्ग आया, हमारे पास हमारी सहयोग कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अभी हमने देखा है कि कुछ ऐसी चीजें भी निकल कर आ रही हैं कि आप लोगों के साथ ही कुछ जो लोग हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ इलीगल तरीके से पैसे ले रहे हैं, कुछ फॉर्म। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमारे, नहीं ऐसा कोई फार्म नहीं भरवा रहा कोई। वो तो कोर्ट में जाने की बात कर रहे थे, मगर अब कोर्ट में कोई नहीं जा रहा है। हम पहले सरकार को ही कहेंगे हमारी नौकरी में दी जाए, हम कोर्ट में क्यों जाएं? कोर्ट तो लास्ट ऑप्शन है। हम तो पहले केजरीवाल को, आदरणीय केजरीवाल जी से कहेंगे और हमारे LG साहब को कहेंगे, पहले उनसे गुहार लगाएंगे हम, हो सकता वहीं से हमारी बात बन जाए।
लास्ट ऑप्शन तो है ही फिर वो कोर्ट का तो। लेकिन केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं उनके पास तो आप लगातार उन्हीं को जगाने के लिए तो आप प्रोटेस्ट पे हैं, लेकिन उनसे तो कोई आपको अभी तक कोई आश्वासन मिला ही नहीं है। उन्होंने वोट लेके निकल गए, अब उनको क्या चिंता है से जनता कहाँ है। उन्होंने उन चुनावी घोषणा में फायदा उठा लिया बस मार्शल की, और बस मार्शल को एक तिनके की तरह दूध की मक्खी की तरह हटा दिए। हटाने से पहले जनता से पूछे से मैं इनको हटा रहा हूँ, क्यों हटाए केजरीवाल जी? केजरीवाल जी अगर हटाए तो बिना जनता से पूछे क्यों हटाए हमें? हमारी नौकरी 10 साल 15 साल से लोग कर रहे हैं, तो भूखे बच्चे उसके हैं, पढ़ाई लिखाई सारी चीज अवरुद्ध हो गया, तो जनता की सेवा कर रहे हैं कि जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? केजरीवाल जी हम लोग के साथ अन्याय किए हैं, और अन्याय इस बार इलेक्शन में उनको अन्याय का सजा देंगे अगर हमारी नौकरी वापस नहीं आया तो। एक और शख्स है, ये बात मैंने भी सुनी थी, अभी आप पीछे से बोल रहे थे कि जो लोग सिविल डिफेंस में काम कर रहे हैं उनको ये पहले आश्वासन दिया गया था कि वो पक्के भी हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। हाँ, ये आप जब उनकी कोई न्यूज आई थी तो उसमें बोला गया था कि केजरीवाल जी ने बोला कि मैं सभी को पक्का करूंगा। एक मैडम ने आवाज उठाई थी कि आप बस मार्शल को आपने बोला पक्का करने के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ मैं पक्का जरूर करूंगा। और उसके लिए उन्होंने पक्का ऐसा करा कि आज 31 अक्टूबर को हमारे को निकाल के पक्का करने के तो बात छोड़ो, आपको तो छोड़ो। हाँ तो पक्का कर तो दिया, ये तो पक्का है हमारा। इसी को तो पक्का करा है। अब आप सड़कों पर पक्के हैं, बिना नौकरी के जाएंगे? नहीं, अब नहीं जाएंगे बिल्कुल। अब नौकरी चाहिए हमारे को, अब नौकरी लेके ही उठेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें 3 महीनों का हो गए हम यहाँ पर, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई यही नहीं कि आगे भाई हमारे बच्चे बड़े हो गए या हम हमारे बच्चे के काम कर। सवाल यही है कि फैमिली वाले आप हैं तो कमाने वाले भी आप ही हैं, लेकिन रोजगार चला गया है 3 महीने से, तो घर की सिचुएशन क्या है? मेरी लड़की तो 7वीं में पढ़ रही है, लड़का 5वीं में, और उनकी फीस के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, घर में क्लेश भी होने लगे। अब तो नौकरी भी ढूंढ रहे, तो एज की वजह से कह रहे कि आपकी 40 हो गई है तो आपको अभी जॉब नहीं मिलेगी। अब क्या कहाँ जाए हम? मैंने ब्लू स्टार कंपनी में काम करता था, मैं उसमें अच्छा बड़ा लगा हुआ था, इसमें आके मैंने अपनी ज़िंदगी खराब कर ली। अब मैं सोचता हूँ मैंने क्यों हटा उसमें से। मेरे को उस टाइम पे भी अच्छे पैसे मिल रहे थे कंपनी में और अच्छा काम कर रहा था, कोई टेंशन नहीं थी, अपनी नौकरी अच्छी कर रहे थे। तो इसमें आके मैंने अपने भविष्य बेकार कर लिया। बस ये सरकार से अब कि हमारी उम्र निकल गई, हम कहीं जा नहीं सकते, हमें जॉब यहीं चाहिए, हमें जॉब चाहिए जब हम यहाँ से उठेंगे, इससे पहले उठेंगे। क्या रास्ता? बस यही धरने बैठे में कुछ भी होगा, ये हमारे जिएगा, कुछ भी करेंगे, यहीं बैठेंगे आराम से। कहते हैं कि आपने एक बात बताई है कि आपके छोटे बच्चे हैं, एक उम्मीद होती है हर बच्चों की अपने पिता से कि पिता जब घर पे काम पे से आएगा तो हमारे लिए कुछ सामान ले आएगा, कुछ खाने की चीज, कुछ खिलौने, कुछ भी। तो क्या उम्मीद है? और उनका चेहरा देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं मैम। हम उन लोग कुछ नहीं बोल सकते, उनका मासूम चेहरा देखते हैं ना तो आंखों में ऐसे आंसू आते, कुछ कह नहीं सकते हम, रोना आ जाता है। हम मुंह फेर लेते हैं, इधर ऐसे करते बच्चे उधर से। अपनी धर्म पत्नी को देखते हैं, जब देखते हैं अब क्या उनसे क्या उम्मीद रखें हम उनसे, हम ये सोच क्या उम्मीद रखें। केजरीवाल जी ने हमें ऐसा फंसा दिया है कि हम ना इधर के ना उधर के। तो दिल से क्या निकलता है सरकार की? देखो, दिल से हम ये कहते हैं कि सब खुश रहें, लेकिन जैसे इन्होंने बेरोजगार कर दिया तो बद्दुआ ये निकलते हैं कि ये भी रोड पे आ जाए। ये हमारी दो गलती है, बद्दुआ गलती है, ये भी रोड पे आएगी इस तरह से। क्योंकि हर कोई 40 साल से ऊपर हो चुका है, वो कहाँ जाएगा? बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे? वो किसी के बच्चों के साथ, किसी की शादी करनी है, किसी के रिश्ते टूट रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, मतलब कि सब परेशान है इस वक्त, कुछ कह नहीं सकते। इधर एलजी है, एलजी साहब नहीं सुन रहे हैं, अब किसके पास जाए? कौन है ऐसा? तो ये हमारा एक साधन यही है कि धरने में बैठे रहो, या जिएंगे या मरेंगे, यहीं से समाधान होगा जो होगा। फैमिली वाला तो जो इंसान है जिसकी नौकरी चलेगी वो तो परेशान है ही। आपकी फैमिली अगर नहीं है तो कितनी परेशानी आ रही है? मैम, मैं तो अम्बेडकर नगर डिपो में मार्शल था, 4 साल हो गए मुझे, और अचानक मेरे को ऑन ड्यूटी बस में मेरे बस जो ड्राइवर था उसने ऐसी ब्रेक लगाई कि हम बस में ऑन ड्यूटी गिर गया और मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ है इसका, और अभी तक हाथ ठीक नहीं हुआ है। सब प्लेट और रोड डली है इसके अंदर। और जब मैं हॉस्पिटल गया तो एम्स का ट्रामा सेंटर गया उसी दिन, पर वहाँ पे मेरा इलाज नहीं हो सका क्योंकि मेरे पैसे नहीं थे। उन्होंने बोला कि कम से कम इसमें ₹1,00,000 खर्चा आएगा, तो मेरे पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया उसी दिन वहाँ से। और मैं फिर अपने डिपो में बोला, किसी ने मेरी कोई मदद नहीं करी। और मेरे पापा सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और उनका भी हार्ट का ऑपरेशन हो रखा है, तो कैसे करके उन्होंने मैम कर्जा लेके मेरा ऑपरेशन करवाया है, और आज तक मैम मेरा हार्ट अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और मैम मैं अनफिट हो गया, तो मैं कहीं पर जा भी नहीं सकता, ऐसे हाथ का ऑपरेशन हुआ, अभी भी हार्ट ठीक नहीं हुआ मैम मेरा पूरा। तो फिर क्या उम्मीद लग रही है? क्योंकि आप जैसे कि आप बोल रहे हैं कि किसी और जगह जा नहीं सकते हैं, यहाँ से नौकरी चली गई है, अब क्या?
अब मैम ये देख रहे हैं कुछ हो जाए मैम, क्योंकि इसमें हम पूरी नौकरी कर रहे हैं, आज हाथ भी टूट गया, हाथ भी काम का नहीं रहा जो कहीं और जा सकते हैं। अब मैम ये देख रहे हैं कुछ हो जाए इसी में। बाकी सरकार तो कुछ सुन नहीं रही है। यहाँ पे इतने लोग हमारे मैम साथी में हम चले गए, शहीद हो गए 11-12 लोग, पर सरकार कुछ भी सुनवाई नहीं दे रही। उनको इतनी ठंड हो रही है, हम अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए पूरे रात लोग यहाँ रहते हैं, पर कोई सरकारी कान में कुछ भी उनको सुनवाई नहीं दे रही है मैम। आने वाला भविष्य जो है वो सड़कों पर आ गया है, लगभग हर पीढ़ी अब सड़क पर है। आपने तो कई इलेक्शंस देखे होंगे, कई चुनाव देखे होंगे, इस तरीके का माहौल कभी देखा? कोई नहीं देखा है जैसा आपको देखा है ना, ऐसा कभी नहीं देखा, पहली बार ऐसे देखा है। और ये कहते हैं कि भाई, कई लोग कहते हैं कि भाई केजरीवाल की फोर्स है, जो मतलब पढ़े लिखे होके ऐसी बातें करते हैं कि भाई केजरीवाल की फोर्स है या कुछ भी है, वो गलत कहते हैं। क्योंकि हमें कांग्रेस के समय में भी ड्यूटी की है, 24 साल हो गए मैंने नौकरी करते थे। और जब सुषमा स्वराज थी भारतीय जनता पार्टी में, जब भी हमें किए और अब भी इनके साथ कर रहे हैं, क्योंकि हम वर्दीधारी हैं, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। अब ये कहते हैं कि भाई ये तो केजरीवाल के बंदे हैं, यही हमारे ऊपर समस्या है कि भाई केजरीवाल की फोर्स है, इनको हटा दिया जाए तो शायद हमें इलेक्शन जीत जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। अच्छा, तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी नौकरी बीजेपी की वजह से? बिल्कुल बीजेपी की वजह से गई है, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो कांग्रेस के समय थे, जब ऐसा नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी थी, क्योंकि नीचे भी भारतीय जनता पार्टी, वो मुख्यमंत्री उनका, प्रधानमंत्री उनका, कभी ऐसी नौबत नहीं आई। ये केजरीवाल जी की और एल जी की क्या है भाई, तो आपस में समझौता करो, हमें क्या लेंगे आपसे। अब दिक्कत तो हम लोगों ने आ रही है, अभी बच्चों की शादी करनी कहाँ से करेंगे। अभी 3-4 जगह सिक्योरिटी के लिए गया, उन्होंने कहा जी 18,000 रुपये देंगे, उसमें काट पीट के 15,000 रुपये देंगे, और वो भी आपके 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। अब कहाँ जाएंगे 12 घंटे में, कहाँ खर्चा चलेगा घर का। 4 सदस्य मेरे अलग हो रहे हैं, कोई जैसे मेहमान आ गया, कोई भी है, कमरे का किराया देना है, तो ये क्या 14-15 हज़ार रुपये में काम चलेगा? नहीं चलेगा। जो सरकारों ने हमारे साथ किया है, जितने हमारे भाई लोग, लेकिन लगभग आप लोगों की संख्या 11,000 के आसपास जो है वो बताई जा रही है, 10,700 कुछ। लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो अच्छी खासी लगी बंदी नौकरी छोड़कर सिविल डिफेंस में आए थे कि परमानेंट हो जाएंगे, गवर्नमेंट की तरह एक जॉब मिल जाएगी, वर्दी मिल जाएगी। लेकिन अब वो ना तो वो इधर के रहे ना उधर के। ये जो है हमारे जो साथी अपनी नौकरी छोड़ के आए थे, उनको ये था कि भाई यहाँ पे हमें अच्छा स्कोप मिलेगा। जब हम भर्ती हुए थे, कभी हमें ये नहीं बताया गया था कि भाई आपकी नौकरी हटाई जाएगी। हमें ये कहा गया था कि भाई आप काम करते रहो, जब तक आपको नहीं बोला जाता, आप अपनी स्वेच्छा से अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हो, ठीक है। अब केजरीवाल जी ने पक्का करने का वादा किया था सभी को, तो केजरीवाल जी भी अब पता नहीं गोंद खा के बैठे हैं कि मुंह चिपक गया, आवाज आ नहीं रही। हमारे जो 11 लोग शहीद हुए हैं, तो ना तो उनके बारे में उन्होंने कुछ पूछा। कहते हैं कि भाई 1 करोड़ रुपए देंगे एक बंदे को, उनको 1 करोड़ क्या 10,000 रुपये तक भी उनके परिवार को, उनके अब आप लोग फिर क्या करें? हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे वहाँ पे 11 जो सदस्य वो शहीद हुए हैं, उनके परिवार को भी मुआवजा मिले और हमें हमारे नौकरी मिले, PF वगैरह जो है हमें सरकारी नौकरी मिले, जिस डिपार्टमेंट से हमें उसी में मिले। कहते हैं पहले तो लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, जॉब नहीं करने दिया जाता, लेकिन जब जॉब लग जाती है तब इस तरीके की चीज़ों को फेस करना पड़ता है। मैम देखिए हमें ये हो गए यहाँ पर 3 महीने, ठीक है, बैठे बैठे, लेकिन सरकार ने हम कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाइए लिखाइए आगे बढ़ाइए, ठीक है। हमें जॉब मिली आज, ठीक है, आपके सवाल का जवाब देते हो, हमें जॉब दिया इन्होंने, हमसे 4 साल जॉब लिया, 4 साल जॉब लेने के बाद हमें रोड में बिठा दिया। रोड में बैठना लड़कियों के लिए आज के टाइम पे शोभा देता है। ये केजरीवाल के कहते हैं कि हमारी बहन है, बेटियां हैं, इनकी सुरक्षा के लिए हमने ये सब किया, वो सब किया। हमारी सुरक्षा के लिए क्या किया इन्होंने? हमें तो रोडों में बिठा दिया उन्होंने। किस काम के? हम पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ बना के बिठा दिया। 3-4 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है, ठीक है। जब हमारा कोई गोल्डन टाइम था, किसी कंपनी को देते, किसी कोर्स को करते, तो
हम आगे बढ़ते, ठीक है। लेकिन आज हमने 4 साल अपना यहाँ देने के बाद हमारे पास क्या चीज़, किस चीज़ का एक्सपीरियंस रह गया? किसी चीज़ का नहीं रह गया। पढ़े लिखे अनपढ़ हो गए हैं इस टाइम पे, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हम किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वो कंपनी हमसे एक्सपीरियंस मांगती है कि मैडम आपने जॉब कहाँ किया था। अब क्या बोले कि हम बसों में महिला की सुरक्षा करते थे, महिला की सुरक्षा करते करते देखो हम यहाँ पर रोड में बैठे गए हैं। 20,000 रुपये देता था हमें वो केजरीवाल, ठीक है। आज हमसे वो भी छीन लिया, ना कोई पीएफ, ना कोई एसआई, ना कुछ, कोई मेडिकल सुविधा नहीं थी, ठीक है। अब तीन महीना हो गया इन लोगों को, ये नहीं समझ में आ रहा कि हम जाके इनसे पूछे तो सही कि क्या दिक्कत हो रही है भाई। आगे कोई तो हमारे लिए कुछ तो काम करे, लेकिन कोई काम करने को राजी नहीं हो रहे। एलजी जी हमारे पढ़े लिखे कहते हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, केजरीवाल पढ़े लिखे अनपढ़ है। ये हमसे ज्यादा गिरे हुए लोग हैं ये, कि इन्हें ये नहीं समझ में आया 1968 का एक्ट हटा के हम वो हवाला दे के हम लोगों को हटा दिया। ये चीज तो पहले भी थी, लगाने से पहले आपने जब क्यों नहीं देखा? आज तो हमें यहाँ पर बिठा दिया आपने 1901, जब पढ़े लिखे अनपढ़ हो गए, जब आपने नहीं देखा था हमारा संविधान। आपको जब देखना चाहिए था ना। आज क्यों हमें हमारा संविधान याद दिला रहे हैं? हमारा संविधान है 1968 का, ठीक है, हम उसे एक्सेप्ट करते हो, उसमें आप सुधार करो ना। आप सुधार क्यों नहीं कर रहे हो? आप हमें बेरोजगार कर रहे हो। यहाँ दिल्ली जैसे शहर में रहना आज के टाइम पे बहुत बड़ी वो है, दिक्कत है, ठीक है। कि यहाँ रेंट 6,000 रुपये रेंट है। एक नॉर्मल बंदे को 10,000 रुपये, कहीं प्राइवेट जॉब करता तो 6,000 रुपये किराया दे देगा, 4,000 रुपये में आप परिवार चला लोगे। दिल्ली जैसे शहर में इतनी महंगे शहर में तो आप कैसे चलाएंगे? सर मैडम हम कैसे करेंगे ये बताइए। तो अब 3 महीने तो आप लोगों को हो गए हैं, 3 महीने से तो कोई जवाब आया नहीं है सरकार की साइड से, तो फिर आप क्या करेंगे? मैडम बैठे हुए हैं 3 महीने से, वो भी डीट हो रहे हैं तो हम भी डीट हो रहे हैं। हम भी बैठे हुए हैं अपने हक के लिए यहाँ पर कि आज ही तो कल तो सुनेंगे, आज नहीं तो कल दिन तो आँख खुलेगी। और इलेक्शन आने वाला है 2024 का, लौटा देंगे फिर तो हम भी उनको घुमा देंगे लोटे की तरह। जैसे लोटा घूमता है ना, ऐसे उनको भी घुमा देंगे। फिर ना एलजी जाएगा ना वो केजरीवाल को देंगे, किसी को नहीं देना। अब हमें अब लोटे में ही देंगे हम, इन्हें भी घुमा देंगे कि इलेक्शन आने तो दो, बस इलेक्शन आ रहा है दिखा देंगे इन लोगों को भी कि 10 यहाँ 10,000 नहीं 11,000 परिवारों की जिंदगी खराब की है उसने। छोटे मोटे थोड़ी ना मैडम। सोचो जो बंदा 10 साल से यहाँ काम कर रहा है, 10 साल के बाद आप ये कहते हो आपको निकाल देंगे, जिसकी एज ओवर हो गई है, ठीक है, वो बंदा कहाँ जाएगा? कैसे, जो पूरी तरह से इसी पे निर्भर हो गया है, अपना परिवार कैसे चलाएगा? आप बताइए कैसे? आज जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आए हैं बड़े बड़े यहाँ पर, जो जिन्होंने आप लोगों को तमाम आश्वासन जो है वो दिलवाए हैं कि अब आपकी नौकरी जो है वो आपको मिल जाएगी, क्या लग रहा है? उम्मीद जगी है कहीं ना कहीं? उम्मीद है, उम्मीद से ही बैठे हैं हम हमें हमारे अंदर तो उम्मीद है, जब भी हम 3 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, इनके आने से हमारे अंदर और ऊर्जा जग गई है, आशा हो गई कि हाँ हो सकता है अब कुछ काम हो जाए, अब हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी आती है सिर्फ अपना नाम करके चली जाती है। अब इनसे उम्मीद करते हैं कि ये क्या करते हैं आगे, इन्हें भी देखते हैं कि इन्हें भी हम टाइम दे के देखते हैं कि क्या करते हैं ये। हमें उम्मीद है इनसे कि हाँ कुछ करेंगे ये हमारे लिए। यही है मैडम। देखिए, केवल हम इनकी सपोर्ट करने नहीं आए हैं, हम इन्हें इनका हक दिलाने के लिए आए हैं। और आज से जो लड़ाई अब तक इन्होंने जो लड़ी, अपने इस स्तर से अपने ढंग से लड़ी है, लेकिन इस पल के बाद लड़ाई हम लड़ेंगे, हमारे तरीके से ये सारे साथी लड़ाई लड़ेंगे, जैसा इन सब ने आश्वासन दिया है। और इनकी लड़ाई बड़ी जेन्युइन लड़ाई है। ये सबको समझने की जरूरत है कि सरकारें लगातार जो कमजोर हैं, जो मजदूर हैं, उन पर अत्याचार कर रही हैं। ये मार्शल हैं, इनकी संख्या 10,000 से ज्यादा है, 10,792, जिसमें सिविल डिफेंस के भी कुछ साथी हैं। और 1968 का कोई कानून है जिसका हवाला देके पहले इनको रखा गया और अब निकाल दिया गया बेवजह। इनमें से लोग 9 साल से लेकर 20-20 साल से सर्विस कर रहे हैं। आप किसी को अचानक निकाल देते हो, ये कौन सा तरीका है? जो सरकार का काम है कि लोगों को अधिक से अधिक नौकरी दें। और दिल्ली सरकार में जब केजरीवाल जी चुनाव में थे, उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो जितने कच्चे हैं उन सबको हम पक्का करेंगे। और ये तो पक्के होने की सारी शर्तें पूरी करते हैं। भाई, पक्के होने की शर्तें हैं कि आपने इनको रखा, सरकारी माध्यम से रखा ना, इनका अपॉइंटमेंट हुआ, जो योग्यता आपको चाहिए थी उस पद के लिए जिसमें इनको रखा गया, उस पद के योग्य थे ये लोग। इनको सरकार के खजाने से सैलरी दी गई। ये जो सारे के सारे साथी हैं, 240 दिन किसी को पक्के होने के लिए होते हैं, वो शर्तें ये पूरी करते हैं। और इनका जो क्षेत्र है वो आवश्यक सेवा का क्षेत्र है। इसके साथ साथ
मार्शल, विशेषकर मार्शल की जो बात है, केजरीवाल सरकार ने अपने जो मैनिफेस्टो में पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए डीसीसी में मार्शल की भर्ती करेंगे, इसीलिए तो इनको रखा गया और इसीलिए मार्शल इनको कहा जा रहा है। ये उसके साथ साथ भी अलग डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया, बड़ी ईमानदारी, बड़ी निष्ठा से काम किया सारे साल। कहने को 8 घंटे, पर इन्होंने तो 12-12, 14-14 घंटे तक भी इनसे काम लिया गया है। कोरोना काल में जब अपने ही परिवार का व्यक्ति, अपने ही परिवार के व्यक्ति को हाथ नहीं लगा रहा था, इन्होंने उस समय भी सेवा करी है और आप एकदम आप निकाल दे रहे हैं आप। तो ये जो अन्याय इनके साथ में हुआ है, अब इस अन्याय को हम में से कोई बर्दाश्त करेगा नहीं और आज से इनकी लड़ाई कानूनी स्तर पर और जिस भी तरीके से लड़नी है वो हम लोग इनके साथ आगे रह के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और इनको इनका हक दिलाकर ही ये सारी चीजें खत्म होंगी। सर, आज एक पेपर वाली बात भी जो है वो हमारे सामने आई है, वो फॉर्म इनसे भरवा नहीं, वो एक्चुअल में जो पैसे जो लिए गए हैं उसमें कोई गलत नहीं है। देखिए, जो पैसे लिए गए हैं वो लीगल एड का फॉर्म है, लेकिन वो लीगल एड में कहीं पैसे की जरूरत नहीं होती। उनको, महिलाओं को, सभी, कोई भी किसी भी समाज से हो, SC ST OBC माइनॉरिटी और चाहे जनरल के हो, लीगल एड में कोई पैसा नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो। लेकिन इनकी गलती नहीं है, इनको कानून की पता नहीं, इनको जो कुछ लोग हैं जो गुमराह करते हैं। अभी मेरी जानकारी में जो आया है वो जिस तरह की इनको बात की गई है वो न तो वकालत है और ना ही कानून में उसकी जरूरत है। पर ये जो 180 रुपए लिए गए हैं, ये वाकई में जैसे एफिडेविट भरवाए जाते हैं, तो हर पिटीशन के साथ में जितने भी लोग उस मुकदमे के पार्टी होंगे उन सबके एफिडेविट बनते हैं और एफिडेविट एक नहीं होता है, बहुत पिटीशन, आप 2 तो मान ही लीजिए कि एक तो पिटीशन होता है उसके साथ में, एक उसके साथ में एप्लीकेशन तो होती है अर्जेंट की, तो 2 एफिडेविट बनते ही बनते हैं। तो एफिडेविट की ड्राफ्टिंग, साथ में उस पर जो लगता है टिकट लगता है और जो ओथ कमिश्नर उसको अटेस्ट करता है उसकी फीस होती है। इसकी वजह से ये पैसे जो है इन्होंने लिए गए हैं, 180 रुपए जो लिए गए हैं वो उस बात के हैं जो इन्होंने अभी मुझे साथियों ने बताया है। लेकिन वो लीगल एड का जो फॉर्म है वो सही नहीं है, इसलिए हमने इनसे कहा है कि वो फॉर्म अपना वापस लीजिए। जिन भी साथियों ने दिया है, हमारे महमूद भाई कह के गए, फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, तुमको ऐसी बात नहीं। ऐलान किया है कि आप इन लोगों की लड़ाई में शामिल हुए हैं। ये इतने लोग हैं, 10,792, ये लोग भी अब ईवीएम की लड़ाई में भी साथ रहेंगे। 100% साथ में रहेंगे और मैं आपके सामने कह रहा हूं कि इनमें से अगर कोई ईवीएम की लड़ाई में साथ नहीं देगा तो हम इनका साथ नहीं देंगे। ईवीएम की लड़ाई नहीं, बदला नहीं है। ईवीएम की लड़ाई व्यक्तिगत मेरी नहीं है, मैंने अपने लिए नहीं कहा कि आप मेरा साथ दो, मेरी लड़ाई में साथ दो। ईवीएम की लड़ाई इनकी भी लड़ाई है, वोट इनका भी लूटा जाता है, वोट इनका भी चोरी किया जाता है, इनके वोट पे भी डाका है। तो इनकी वोट ये जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को देना चाहते हैं उसी को जाए और वोट देते समय इन्हें मालूम हो कि ये किसको वोट दे रहे हैं, वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए और वो केवल और केवल बैलेट पेपर से हो सकता है, ईवीएम से नहीं हो सकता। यही बात हमने इनको समझाई है। तो वो लड़ाई ईवीएम की केवल मेरी नहीं, हम सबकी लड़ाई है और इन्होंने वादा किया है कि इस ईवीएम की लड़ाई में साथ देंगे। अगर ये अपनी लड़ाई में साथ नहीं देते हैं और केवल अपनी नौकरी की बात करते हैं तो मैं समझता हूं ये किसी हालत में सही नहीं है। और मुझे पक्का भरोसा है ये लोग इतने समझदार तो हैं ही कि अपनी लड़ाई जो वेतन की है, नौकरी की है, उसे भी लड़ेंगे और ईवीएम की लड़ाई जो पूरे देश की हर किसी की लड़ाई है उसे भी पूरी ईमानदारी के साथ में लड़ेंगे और हमारा साथ उसमें देंगे। मुझे पक्का विश्वास है इस बात का। सरकार ने सिर्फ अडानी को भर दिए, हर परिवार का 1 करोड़ रुपए चुरा के जो अडानी के पेट में भर दिए हैं, वो लेकर भी तो हम पूजा आराधना अच्छे से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 23 तारीख से हमें ये सवाल पूछने चाहिए और 25 तारीख को वोटर्स डे, हमें ये सवाल पूछने चाहिए। 26 तारीख को इस देश का जो है गणतंत्र दिवस है, संविधान इस दिन से लागू हुआ था, तो हमें ये सवाल करने चाहिए कि 1 करोड़ रुपए हर परिवार का कहाँ गया प्रधानमंत्री जी। ये अडानी जी से इतना प्रेम छोड़िए, हमारा 1 करोड़ रुपए दीजिए, तब हम अच्छी पूजा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से। और मुझे तो लगता है कि में 1 करोड़ बड़े बड़े जश्न मनाए जाएंगे, अपने अपने आराध्य जो भी हैं जिसके, उसका आराध्य का अच्छा जश्न भी मना पाएगा। वो तो सर कल भी पूरे देश ने मनाया है, इतना अच्छा नहीं मना पाया। मैं तो पूरे देश में घूम रहा था, ये झंडे जो है ये तो आरएसएस ने बांटे। सर
लेकिन ये झंडों के अलावा 1 करोड़ रुपए भी देना चाहिए ना आरएसएस को। वो 1 करोड़ कहाँ है हर परिवार का? दिवाली मनाई गई है सर पूरे देश मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन वो 1 करोड़ रुपए कहाँ है जो हर परिवार का मोदी जी ने चुरा के अडानी साहब को दे दिया है सारा? हर परिवार का 1 करोड़ रुपए बनता है। बैठ के तथ्यों पे बात करें, जैसे ईवीएम पे हम तथ्यों से बात कर रहे हैं ना, वैसे ही कैसे बनता जो 150 लाख करोड़ का कर्ज लिया ना मोदी जी ने पिछले अपने 9 सालों में, ये तो आप पब्लिक में डोमेन में पढ़ रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूं कि देश का हर एक परिवार करोड़पति होना चाहिए अगर अडानी से पैसे ले लिए जाएंगे तो। सिर्फ क्या उसमें हमारी पूजा आराधना कम हो जाएगी अगर 1 करोड़ रुपए में मिल जाएंगे सबको, हर परिवार को? इस बात का जवाब दें मोदी जी पहले। कल कई राज्यों से हिंसा की खबरें भी सामने आई, चाहे महाराष्ट्र का मीरा रोड हो या बिहार का मुजफ्फरनगर। जो लोग हिंसा के पीड़ित हैं उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा तो वो अपनी जो इलाज ठीक से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस सवाल का जवाब मोदी जी को देना। देखिए ये सब आप आरएसएस के लोगों से पूछिए, ये जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा ये बात किसी को हो सकती है, किसी भी देश के परिवार वाले को कि 1 करोड़ रुपए कम से कम मिलना चाहिए हर एक परिवार वाले को। ये 1 करोड़ रुपए की बात ना करके दूसरी कोई भी बात करने वाला देश का हितैषी है, हर परिवार का हितैषी है या दुश्मन है? आप सब डिबेट एक ही बात पे होनी चाहिए कि हर देश का हर परिवार करोड़पति कैसे बनेगा और अभी कैसे बनेगा अडानी साहब से पैसे वापस लेके। ये बात अच्छी है या बुरी है? इससे महत्वपूर्ण बात अगर किसी और के पास है तो वो इससे महत्वपूर्ण बात कर ले, और अगर वो इससे महत्वपूर्ण बात नहीं रखता, कोई और बात में डाइवर्ट करता है, तो वो आरएसएस का एजेंट, आरएसएस का दलाल है। पर जिस तरह से 15 लाख की बात कही जाती है, अगर सवाल पूछते हैं तो फिर उन मुद्दों को गिनवा देते हैं कि मेरे 15 लाख जब आ गए थे जब ट्रिपल तलाक खत्म हो गया था, मेरे 15 लाख जब आ गए थे जब कश्मीर से 370 हट गई थी। वैसे ही आपके इस मुद्दे को भी गिनाते हैं कि मोदी जी काम कितने कर रहे हैं। अब देश का हर परिवार ये पूछेगा कि मेरे 1 करोड़ जब आ जाएंगे, जब मेरे हाथ में आ जाएंगे, और असली वाले, ये नकली नोट नहीं। आजकल अगर हम आपको, इसीलिए तो कह रहे हैं निर्मला सीतारमण साहिबा को सामने आने दीजिए, क्या जितने नोट छपवा लिए इन्होंने, लगभग 11,000 के आसपास इन सभी बस मार्शल और सिविल डिफेंस में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जो सिविल डिफेंस में से आते हैं, उनकी संख्या है। राजघाट डिपो के पास ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। आने वाली 27 तारीख को इनको 3 महीने जो हैं वो पूरे हो जाएंगे तमाम मांगों के साथ। ये लगातार 3 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं। संख्या जो है वो आप देख सकते हैं, इनमें युवा भी हैं और कुछ जो हैं वो 40 साल से ऊपर के भी हैं, महिलाएं हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सभी जो है वो यहाँ पर आ रही हैं। और इसी के साथ ही कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनमें इकलौते कमाने वाला एक शख्स है और वो अपनी इसी नौकरी के चलते जो है वो अपना घर चलाता था, लेकिन अब वो उसकी नौकरी जो है वो जा चुकी है, वो बेरोजगार हो चुका है। घर चलाने में परेशानियां बहुत आ रही हैं। वीडियो में आप सुन चुके हैं कि आखिर जब एक पिता अपने घर जाता है तो बच्चों की आंखों में कई तरीके के सपने, कई तरीके की उम्मीदें होती हैं कि हमारे पापा जॉब से आए हैं, हमारे लिए कुछ लाए होंगे। लेकिन जब पता चलता है कि पापा के पास नौकरी ही नहीं है तो बच्चे निराश होके शांत बैठ जाते हैं और पिता की आंखें जो हैं वो आंसू से भर जाती हैं। बहुत सोचने वाला वाक्य है सच में ही कि आखिर किस तरीके का दृश्य रहता होगा, और उन पे तो गुजर रही है, तुम सिर्फ फील कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ ये हो रहा है। 3 महीने हो गए हैं। सरकार कब सुनेगी, इंसाफ कब मिलेगा, इनको नौकरी पे कब जो है वो वापस बुलाया जाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।